दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट मंदिर। कौन सा है? अंकोर वाट मंदिर, ठीक है। और अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे है? तो ये है आपका कंबोडिया में। कहाँ पे है दोस्तों? कंबोडिया में। कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट, याद रखिएगा। लगभग 100 खाता है, सबसे पहले तो बताओ कौन कौन खाता है तंबाकू, है ना? गधे घोड़े तंबाकू खाते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि 2023 का जो नो टोबैको जो दिवस है ना, ये इस दिवस की थीम क्या है हमारी? इसकी थीम है, देखो क्या, वी नीड फूड नॉट। पॉइंट के वीकली करंट एक्सप्रेस में आपका फिर से स्वागत है। आज 4 जून 2023 को हम पिछले सप्ताह का करंट देख रहे हैं। 28/5/2023 से 3/6/2023 तक का जो टॉप 10 करंट हमारा वीक का रहा है उसको हम देख रहे हैं। बिना देर करे शुरू करते हैं, मगर उससे पहले हम लोग 2 जून की रात्रि शाम को 7 बजे जो एक भयावह दुर्घटना हुई है ट्रेन की, जिसमें जो कि उड़ीसा में हुई है, जहाँ पे 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई है। और संभवतः आज सुबह जब मैं पेपर पढ़ रहा था तो 288 लोग लगभग अभी तक मारे जा चुके हैं इसमें, और भी गंभीर रूप से घायल है कई सारे लोग। तो ऐसे लोगों को करियर पॉइंट परिवार, जो भी मृतक इस दुर्घटना में रहे हैं, उनको हम लोग अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे, ऐसी हम कामना करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। इसलिए मैंने इस बार कोई थॉट नहीं लिया, कोई विचार नहीं लिया, है ना। इस बार ये ज़रूरी है कि ये जो दुर्घटना देश में हुई है, ये दुर्घटना बहुत ही ज़्यादा डेंजर थी, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ऐसे लोगों को याद करें हम लोग, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए इस पर थॉट नहीं लिया है। चलिए बिना देर करें हम शुरू करते हैं हमारा करंट, टॉप 10 करंट इस वीक का। सबसे पहला जो करंट है वो है, भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है। ये सबसे पहला करंट। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इंडिया ने जूनियर हॉकी जो टूर्नामेंट है, जो एशिया कप है, उसको जीत लिया है। तो किस टीम को हराया है सबसे पहले, उससे पहले हम बात कर लेते। देखिए, जूनियर हॉकी, तो हॉकी तो आपको सबको पता ही है, हॉकी कौन सा खेल है? भारत का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। और आपको पता है हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को कहते हैं, बिल्कुल सही। तो देखिए यहाँ पे जूनियर का मतलब है अंडर 21। क्या है जूनियर का मतलब? अंडर 20। 21 वर्ष से कम उम्र के जो खिलाड़ी होंगे वो क्या कहलाएंगे हॉकी में? जूनियर कहलाएंगे। तो ये जो जूनियर खिलाड़ी हैं, पुरुषों का हॉकी एशिया कप हुआ है, और इसमें जीता कौन है? सबसे बड़ी बात तो ये कि जीता कौन है? भारत जीता है। कौन जीता है? भारत। साथियों, ये जो पुरुष हॉकी टूर्नामेंट हुआ है जूनियर, ये हुआ है ओमान में। कहाँ हुआ है? ओमान में, ठीक है। और ओमान में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें भारतीय टीम ने जिसको हराया ना, वो है पाकिस्तान। किसको हराया है? पाकिस्तान। पाकिस्तान को भारतीय टीम ने 2-1 से इसमें हराया। कितने से? मतलब 2 गोल किसने किए? भारत ने। और 1 गोल कौन कर पाया? पाकिस्तान कर पाया। तो ये जो जूनियर पुरुष हॉकी एशिया कप है, इस हॉकी एशिया कप में किसने जीत हासिल करी है? फाइनली भारत ने। और पता है आपको, भारत की जो जीत है यह 4थे नंबर की। कितने कौन से नंबर की? 4थी। मतलब इससे पहले भारत कितनी बार और जीत चुका है? 3 बार और जीत चुका है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई, इस एशिया कप की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1988 में। कब शुरू हुई थी? 1988 में। 4 वर्ष में एक बार यह खेला जाता है, 4 वर्ष में एक बार, ठीक है, याद रखेगा। तो 4 वर्ष में एक बार होता है ये, इस बार हुआ है। इस बीच में कोविड के समय पे नहीं हुआ था, इसको याद रखेगा। तो 2023 का पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप किसने जीता है? भारत ने। और किससे हरा के जीता है? पाकिस्तान। कितने से हराया है? 2-1 से हराया है, आप ये याद रखेगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि आप सभी को इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तानों के बारे में तो पता होगा, विराट कोहली या रोहित शर्मा या है ना सचिन तेंदुलकर, ये सब पता होगा। मगर आपसे पूछूं कि भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन है दोस्तों? पता है किसी को क्या? है ना, अगर नहीं पता तो कमेंट में बताइएगा भाई, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं या जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग कमेंट में बताइएगा। और आप लोग भी पता करना कि भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। तो पता होना चाहिए कि भाई हॉकी टीम का कप्तान कौन है, याद रखेगा, ठीक है। और ये लोग भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं, कमेंट में जरूर बताना। आगे, तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जा रहा है ना? व्हेन इज द फॉर्मेशन डे ऑफ तेलंगाना बीइंग सेलिब्रेटेड? कब मनाया जा रहा है भैया? कब मनाया जा रहा है? बिल्कुल, कब मनाया जा रहा है? 2 जून। तो दोस्तों याद रखिएगा, तेलंगाना 2 जून 2014। कब? 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से, किससे? आंध्र प्रदेश से अलग होकर
आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 28वां राज्य बना था दोस्तों। कौन सा राज्य बना था? 28वां। एक नया राज्य बना था, 28वें नंबर का राज्य बना था। कब बना था तेलंगाना? 2 जून 2014। तो अभी कितने साल हो गए इसको? ये कौन सा साल है? कंप्लीट 10 साल। कितने साल? 10 साल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए, याद रखिएगा। ये 2014 में याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें आंध्र प्रदेश से अलग होकर, अभी तेलंगाना की राजधानी कौन सी है दोस्तों? कौन सी है तेलंगाना की राजधानी? कौन सी है? तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। कौन सी है? हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मुख्यमंत्री तेलंगाना के कौन है, तो ये है भैया KCR। कौन है? KCR। KCR का मतलब के चंद्रशेखर राव। ये के चंद्रशेखर राव जो है ना, ये कौन है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री। ठीक है, याद रखेगा। और सबसे अच्छी चीज याद रखेगा कि 2014 में जब तेलंगाना अलग हुआ, तो 2014 में तेलंगाना के अलग होते से ही जो मुख्यमंत्री बना वो कौन था? और तब से अभी तक यही मुख्यमंत्री हैं। कितने वर्ष होने वाले हैं? 10 साल इनको कंप्लीट। आगे ना कहानी समझ में, मतलब 2 टर्म के लिए बने हैं, दूसरे टर्म के लिए भी। ठीक है, याद रखिएगा। तो जब अगर आपसे कोई पूछे तेलंगाना का पहला मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी कि KCR, और वर्तमान मुख्यमंत्री भी KCR यानी के चंद्रशेखर राव। ठीक है दोस्तों, क्लियर। तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014 को। ठीक है, याद रखिएगा। तो तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है? तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक चीज याद रखिएगा, बहुत लंबे समय से ये लोग एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे, और ये बहुत लंबा समय, मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत लंबा समय 1952 कब से? 1952 से ये अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, 1952 से। आगे कुछ कहानी सुन। और 1952 से इनकी जो डिमांड है, जो मांग है अलग राज्य की, वो कब पूरी हुई? 2 जून 2014 को। आगे दोस्तों कहानी समझो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे यूको बैंक का MD व CEO नियुक्त किया है? तो चलिए, यूको बैंक का MD और CEO नियुक्त किया है तो अलग बात, मैं कल ही आपको कराया मैंने। आप भारत में कितने वर्तमान में पब्लिक सेक्टर बैंक है, सार्वजनिक बैंक कितने हैं? 12 सार्वजनिक बैंक ही हमें पता है। इसमें से मैंने आपको सबकी स्थापना और मुख्यालय करवाए कंप्लीट तरीके से, है ना, एग्री करेंगे कल ही करवाए। तो यूको बैंक की स्थापना कब हुई? 1943। वेरी गुड, 1943। और कहाँ है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में। कोलकाता पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, यहाँ पे इसका मुख्यालय। तो यूको बैंक का नया MD और CEO कौन बना है? किसके अंडर में यूको बैंक आ गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है। अजय भल्ला है ना, अश्विनी कुमार है, ठीक है, विवेक त्यागी है और अजय सिन्हा है। ये भाई साहब अगर इनको आप पहचान पा रहे हैं तो ये भाई साहब बने, है ना, ये भाई साहब बने हैं। कौन लगते हैं आपको? ठीक है, तो ये है, सही आंसर है अश्विनी कुमार। कौन है? आगे दोस्तों कहानी समझ। इससे पहले कई सारे बैंकों में इन्होंने काम किया है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक में काम करा है, इन्हें इंडियन ओवरसीज बैंक में काम किया है। अभी लास्ट में ये कार्यकारी CEO थे इंडियन बैंक के। किस बैंक के? अब इंडियन बैंक के कार्यकारी CEO से हटके अब इनको क्या नियुक्त कर दिया गया है, क्या बना दिया गया सरकार के द्वारा? यूको बैंक का MD व CEO। क्योंकि बता चुका हूं, सार्वजनिक बैंक में 51% से ज्यादा का मालिक कौन होता है? किसके पास होता है? सरकार होता है। कौन होता है दोस्तों? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कितने भारत में? 12, जिसमें से यूको बैंक आपके सब पता है। अश्विनी कुमार याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक है आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि किस देश के किंग नोरोडोम सिहामोनी भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर है। ये भाई साहब आपको दिख ही रहे हैं, है ना, दिख ही रहे हैं। और वो कोई सी मूवी में भी इनके जैसा एक है कैरेक्टर, देखा होगा आपने, पुरानी मूवी है कोई सी, उनके जैसा कैरेक्टर है ना यार, है शाकाल जैसा लग रहा है। ये राजा है क्या? देखना हकीकत में ही। हाँ, पर शाकाल जैसा है ना। ये भाई साहब आए हैं, ये भारत आए हैं। इनको ये राष्ट्रपति के समकक्ष है भारत में अगर देखा जाए तो इनको गार्ड ऑफ ऑनर भी राष्ट्रपति भवन में दिया गया है जब ये मिले राष्ट्रपति से। तो ये राजा आए हैं। ये किस देश के राजा? यहाँ पे 4 नाम लिखे, भूटान है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, कतर। कहाँ के लगते हैं आप? कहाँ के राजा लग रहे हैं? तो भैया ये राजा हैं, कहाँ के? नहीं है, ठीक है, इंडोनेशिया नहीं है, कतर नहीं है, ये है कंबोडिया के राजा। कहाँ के राजा हैं दोस्तों? कंबोडिया के। ठीक है, याद रखिए, कंबोडिया के राजा हैं ये। और कहाँ आए हैं ये? भारत की यात्रा पे आए हैं, राजकीय यात्रा पे आए हैं, इसको आप याद रखें। अब देखो, कंबोडिया की अगर मैं बात करूँ ना, दक्षिण एशिया का ही देश है। मतलब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा, अगर एशिया आपके सामने थोड़ा सा ड्रॉ करूँ, यहाँ
ये तो ये कौन सा देश है? ये हमारा भारत है ना। यहाँ आप देखेंगे ये म्यांमार आपका आता है, ये थाईलैंड आता है। कौन सा आता है ये? और थाईलैंड के जस्ट नीचे ये थाईलैंड से लगा हुआ यहाँ, ये कौन सा देश है? ये है कंबोडिया। कौन सा देश है? मतलब भारत से अगर आपको जाना है तो किस दिशा में चले जाओ? साउथ ईस्ट में, सॉरी साउथ वेस्ट में। किधर चले जाओ? साउथ वेस्ट। आगे कहानी सुन। तो आप जब नीचे की तरफ जाओगे तो नीचे की तरफ आपको म्यांमार, थाईलैंड और ये कौन सा देश मिलेगा? छोटा सा कंबोडिया मिलेगा। ठीक है, याद रखिए यहाँ ये देश। इस देश के बारे में अगर बात करें तो इस देश की राजधानी एग्जाम्स में पूछी जाती है। इस देश की राजधानी, तो देखिए राजधानी को लिखते कुछ इस प्रकार से है इंग्लिश में, और हम लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं हिंदी में नोम पेन। क्या बोलते हैं इसको? नोम पेन। आगे दोस्तों कहानी समझ, ठीक है। और इसकी जो मुद्रा है ना, इसकी जो करेंसी जो एग्जाम में पूछी जाती है, इसकी करेंसी है रियल। क्या है? रियाल। तो रियाल जो है इसकी करेंसी, रियल बोलते हैं, रियाल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई दोस्तों बात। कंबोडिया की राजधानी कौन सी है? नोम पेन। और मुद्रा कौन सी है? करेंसी कौन सी है? रियाल। आगे ना कहानी समझ। कंबोडिया के राजा कौन है अभी? नोरोडोम सिहामोनी, जो किस देश की यात्रा पे आए हैं? क्लियर। अब महत्वपूर्ण चीज क्या है इसमें महत्वपूर्ण चीज है ये महत्वपूर्ण चीज, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज। क्यों है महत्वपूर्ण चीज? क्योंकि भैया ये है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। आगे कहानी समझ। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट मंदिर। कौन सा है? अंकोर वाट मंदिर। ठीक है, और अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे है? तो ये है आपका कंबोडिया में। कहाँ पे है दोस्तों? कंबोडिया में। कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट, याद रखिएगा। लगभग 162 अगर बात की जाए तो हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितने हेक्टेयर में? 162। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है ये हिंदू मंदिर, अंकोर वाट मंदिर। आगे की कहानी समझ में, ठीक है। दूसरी चीज अगर बात करूं ना, तो ये मंदिर जो बना हुआ है, मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। ये जो मंदिर है ना, अंकोर वाट मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, जो कि कंबोडिया में 162 हेक्टेयर में। ये मंदिर 12th सेंचुरी यानी कि 12वीं सदी में, 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। और बनाने वाले जो भाई साहब थे, इनका नाम था सूर्यवर्मन द्वितीय। क्या नाम था? सूर्यवर्मन। बाद में इनके लड़के ने भी इस पर काम किया, मगर सूर्यवर्मन इसकी स्थापना की है, सूर्यवर्मन सेकंड इन्होंने बनाया है। एक साम्राज्य हुआ करता था दोस्तों यहाँ पे, और ये साम्राज्य था खमीर साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य था ये? खमीर साम्राज्य। तो खमीर साम्राज्य के जो सूर्यवर्मन थे, उन्होंने 12वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। कौन सा मंदिर है? दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, हिंदू मंदिर, जिसमें कि बैठे हैं, कौन बैठे हैं? जिसमें कि बैठे हैं भगवान विष्णु। किनको समर्पित है ये मंदिर? भगवान विष्णु को समर्पित है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। आगे कहानी समझ। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो 3 टाइप के शिखर देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये 3 टाइप। ये पता है किसको समर्पित है? किसकी प्रतिकृति है ये? किसको कॉपी करके बनाया गया है मंदिर का डिजाइन जो है? तो ये बनाया गया है, एक पर्वत है उत्तराखंड। अगर मैं आपसे बोलूं या आपसे पूछूं कि किस पर्वत को हमारे धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से, किस पर्वत को भगवान ब्रह्मा सहित अन्य देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है, तो बताएंगे कौन सा पर्वत? कौन से पर्वत को माना जाता है निवास स्थान? सारे देवी देवता वहां रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये माना जाता है मेरू पर्वत। कौन सा पर्वत? मेरू पर्वत। कौन सा पर्वत? मेरू पर्वत। उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले में मेरू पर्वत है। इस मेरू पर्वत के 3 शिखर हैं। कितने शिखर हैं? 3 शिखर। ये 3 शिखर कौन कौन से हैं? तो ये 3 शिखर हैं। पहला सुमेरु पर्वत, सुमेरु शिखर। दूसरा सिनेरु शिखर। कौन सा? और तीसरा है महामेरु शिखर। कौन सा शिखर? देवताओं का निवास स्थान किस पर्वत को माना जाता है? इसके कितने शिखर हैं? कौन कौन से? सुमेरु, सिनेरु, महामेरु। ये 3 शिखरों को, सुमेरु पर्वत के, मेरू पर्वत के 3 शिखरों को हूबहू नकल दी गई है कंबोडिया में। किस मंदिर के रूप में? दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर के रूप में। और यह 162 हेक्टेयर में फैला हुआ अंकोर वाट मंदिर। आगे कहानी समझ। 3 शिखरों के नाम लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। 3 शिखरों के नाम आपको याद रहे। ये शिखर है कौन सा? ये है सुमेरु। कौन सा है दोस्तों? ये सुमेरु शिखर। दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर करता हूं। ये शिखर है सुमेरु शिखर। कौन सा है दोस्तों? सुमेरु।
ठीक है। ये जो शिखर है ना, ये शिखर है सिनेरू। कौन सा? ये सिनेरू, ठीक है। और ये जो शिखर है ये है महामेरू। कौन सा है? और शिखर का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है? समिट, समिट, चोटी, पीक। आ गई ना कहानी समझ में? ठीक है। तो मेरू पर्वत जिसके की 3 शिखर हैं, उन 3 शिखरों को यहाँ पे प्रतिकृत किया गया है, डिजाइन किया गया है इस मंदिर के रूप में। आ गई दोस्तों कहानी समझ? वास्तुकला की दृष्टि से बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है। कई सारे देवी देवता यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे बने हुए हैं। बहुत बड़ा हेक्टेयर के हिसाब से 162 हेक्टेयर में, और अगर एकड़ देखोगे तो लगभग 402 एकड़ में फैला हुआ ये मंदिर है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक जो है वो जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं इस मंदिर को। और इस कंबोडिया की ये खूबसूरत मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, इसे घूमने के लिए यहाँ जाते हैं। और अगर बात करूँ कि ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो देखने के लिए होती है सूर्योदय और सूर्यास्त, यानी कि सनसेट और सनराइज जो होता है वो देखने के लिए खासकर विशेषकर जाते हैं। क्योंकि सुमेरु जो पर्वत है ना, हमारा मेरू पर्वत जो है, उसको भी सोने जैसा चमकता हुआ दिखाया जाता है ना। मेरू पर्वत को भी ऐसा माना जाता है कि बहुत अलग चमकता है, क्योंकि वहां से जब पीछे से सूर्य निकल के आता है ना उत्तराखंड में भी, जब उस मेरू पर्वत से, तो बड़ा ही चमकदार दिखाई देता है वो पर्वत, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसको डिजाइन किया गया इस जगह पे, याद रखेगा। क्या आप लोग जाने चाहेंगे यहाँ पे घूमने के लिए? जाना चाहेंगे? जाना चाहेंगे? कौन कौन जाना चाहेगा आप में से? जाना चाहेंगे, सभी जाना चाहिए। और भैया जाना भी चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि लेके आता हूँ पीछे की तरफ आपको। क्यों जाना चाहिए? इसलिए जाना चाहिए कि जो मुद्रा है यहाँ की, मुद्रा क्या है आपको पता है? करेंसी क्या है? क्या कौन सी करेंसी यहाँ की? रियल। और भारत में क्या चलता है भैया? रुपया। क्या चलता है? रुपया चलता है, ठीक है ना। तो देखो देखो, याद रखना क्या याद रखना? ये याद रखना कि ये जो रियाल है ना, रियाल इनका भारत का 1 रुपया। कितना रुपया? भारत का 1 रुपया, ठीक है। ये लगभग है ना यहाँ के, या इसको मैं बिल्कुल बेसिक सा बताता हूँ। रियाल, 1 रियाल, कितना रियाल? ये भारत के 0.020 रुपए के बराबर। 1 रियाल 0.20 रुपए के बराबर। आ गई कहानी समझ? ठीक है। यहां पे अगर आप 100 रियाल खरीदोगे, कितने? 100 रियाल, 100 रियाल, तो ये होगा भैया भारत के मात्र 2 रुपए। कितने रुपए होंगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे, है ना। अगर आप यहाँ पे आप अगर 1000 रुपए लेके गए, कितने? तो वो यहाँ पे होंगे 50,000 रियाल। कितने होंगे? अरे अब तो जाना चाहिए यार, चीपेस्ट कंट्री है। अरे कुछ खाने, सस्ती कंट्री है, सस्ता देश है। भारत का 1000 रुपया, कितने रियाल कंबोडियाई? घूमने जाना चाहिए, घूमने जाओ, है ना। और क्या देख के आओ? क्या देख के आओ? दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। किसको समर्पित है? कौन से देवता है? आ गई कहानी समझ में? तो जाइए कंबोडिया, ठीक है, याद रखना, है ना। कंबोडिया की राजधानी कौन सी है? नोम पेन। कौन सी है? और मुद्रा कौन सी है? और राजा कौन है? नोरोडोम सिहामन। ये किस देश की यात्रा पे आए हैं? मजा आया? समझ में आई दोस्तों, है ना। तो जरूर जाइएगा, ठीक है, और घूम के आइएगा, ठीक है। ये और सूर्यवर्मन, ये देखिए क्या है, ये जो है ना खमीर साम्राज्य और खमीर स्थापत्य कला और चोल जो कला है, स्थापत्य कला, चोला जो डायनेस्टी रही ना, वो शानदार डायनेस्टी रही है दोस्तों, गजब का ही साम्राज्य रहा। और चोलों ने बहुत दूर तक शासन किया है ना, याद रखिएगा। तो यही है, ये यहाँ पे चोल साम्राज्य की झलक भी देखने को मिलती है इस मंदिर में, है ना। बाकी तो आप जब देखेंगे, जब जाएंगे तो देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वेयर इज वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व एनुअली? कब मनाया जाता है भैया? कब मनाया जाता है? तो तुम में तंबाकू कौन कौन खाता है? सबसे पहले तो बताओ, कौन कौन खाता है तंबाकू, है ना। गधे घोड़े तंबाकू खाते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि 2023 का जो नो टोबैको जो दिवस है ना, ये इस दिवस की थीम क्या है हमारी? इसकी थीम है, देखो क्या, वी नीड फूड नॉट टोबैको। हमें काय की जरूरत है? खाने की जरूरत है, काय की जरूरत नहीं है, तंबाकू की जरूरत नहीं है। आ गई ना कहानी समझ में? और देखो सबसे बड़ी बात, हर साल दुनिया में 70 लाख से ज़्यादा लोग, 70 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ क्या खाने से मरते हैं? किसकी वजह से मरते हैं? तंबाकू से जो बीमारियां होती है उससे लगभग 70 लाख। ये तो पुराना डाटा, और मैं आपको बता दूं लगभग 1 करोड़, डाटा सही साइड नहीं आता, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रतिवर्ष काई से, क्या खाने से मरते हैं? मत खाओ, है ना, खाना खाओ। क्या गजब गजब की चीज़ें खाने के लिए, है ना। जलेबी खाओ, रबड़ी खाओ, चाउमीन खाओ, मंचूरियन खाओ, सब्जी खाओ, कच्चा खजाओ किसी को, और तो और जान खजाओ कहीं की, तंबाकू मत खाओ बस।
आ रही कुछ कहानी समझ। टोबैको मत खाओ दोस्तों, ज़बरदस्ती मरने से कोई मतलब नहीं, पैसा भी बिगाड़ रहे हो, खा भी रहे हो और मर भी रहे हो ज़बरदस्ती, है ना। फिर समझ में आ गया ना दोस्तों। कब मनाया जाता है हर साल, तो इसको यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक है ना, इसको कंप्लीट कर देता हूँ। कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 31 मई। कब मनाया जाता है, आंसर क्या है सही, 31 मई। ठीक है दोस्तों, कब से मनाया जाने लगा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो मनाता कौन है, इस पे बात करते हैं। इसको शुरू किया था WHO ने। किसने शुरू किया, WHO का मतलब आपको पता है दोस्तों क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी, इसीलिए दुनिया में हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल को किसकी स्थापना हुई थी, WHO की 1948 में। आगे कहां से, इसका हेडक्वार्टर भी पता होगा, कहाँ है हेडक्वार्टर इसका, जेनेवा में। कहाँ है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखेगा। और कंट्री जो इसके सदस्य देश है वो कितने हैं, तो वो है 194। कितने हैं, पहले 193 थे, अब 194। ठीक है, याद रखेगा 194 के सदस्य देश। WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1987 में एक प्रस्ताव पारित किया कि भैया सबसे ज़्यादा मौतें स्वास्थ्य के सेक्टर में, स्वास्थ्य का काम करता है ये संगठन, इसने बोला सबसे ज़्यादा मौतें तो तंबाकू से हो रही हैं, तो तंबाकू को बंद करो, उसके लिए जागरूकता फैलाओ, अवेयर करो लोगों को, उसके लिए कोई दिवस मनाओ, ताकि हर साल थीम रखो, सेलिब्रेट करो, लोगों से बताओ, लोगों को जागरूक करो। साल भर में एक आध दिन ही रैलियां एंड लोग, भैया मत खाओ तंबाकू, आई कि नहीं कहानी समझ। ठीक है, तो ये शुरू करने का प्रयास किया। कब से किया ये, 1988 से। कब से, 87 में प्रस्ताव पास किया, प्रपोजल पास किया। और डे सेलिब्रेट कब हुआ पहली बार, 1988 में। किस तारीख को, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, 1988 से। किस कौन के द्वारा मनाया जा रहा है, 2023 की थीम क्या है, वी नीड फूड नॉट टोबैको। आ गई ना कहानी से। मगर एक चीज़ जरूर है, ये तंबाकू है ना, ये नशा होता है ना, वो दोस्ती बड़ी बेहतरीन कराता है। सही बता रहा हूँ आप, दोस्ती बड़ी बेहतरीन कराता है, बहुत गजब की दोस्ती कराता है। पूरी ट्रेन हो, मतलब ऐसी वो ट्रेन जिसमें सारे जो डिब्बे हैं वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ से वहाँ तक मैं कह रहा हूँ, तंबाकू जिसको चाहिए वो पूरी ट्रेन छान मारेगा यहाँ से वहाँ तक, पूरी ट्रेन, पर वो तंबाकू वाले को ढूंढ के ही रहेगा। क्या दोस्ती होती है, देखो आप, सही कह रहा हूँ ना आपसे, है ना। तो दोस्ती बड़ी मजबूत कराता है दोस्तों, जो नशा होता है तंबाकू होता है ना। मगर ऐसी दोस्ती किसी काम की नहीं जिसमें हम भी मरेंगे और तुम्हें भी साथ में मरवाएंगे, आई ना। ऐसी भी दोस्ती किसी काम की नहीं, याद रखेगा। तो नोट वी नीड फूड नोट टोबैको, याद रखेगा। इस पर अलग अलग टाइप की प्रतियोगिता भी हुई थी, होती है, अलग अलग टाइप की चीज़ें होती है। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है, गिफ्ट योर लंग्स ऑक्सीजन नोट टार, मतलब अपने फेफड़ों को क्या दो, ऑक्सीजन दो, टार मत दो। सिगरेट में से निकलता है ना टार, वो एड आता है, देखा होगा आपने। ठीक है, याद रखेगा। तो ये इस प्रकार का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के लेखा परीक्षक एक्सटर्नल हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द ऑडिटर एक्सटर्नल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली। तो बताओ, WHO के बारे में सारी बात कर चुके हैं, अभी सारी बात कर चुके हैं। इसने बाहरी लेखा परीक्षक एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो अपॉइंट किया है किसी को, वापस, पहले से थे वापस करा है। किसको किया है, तो जिसको ये क्या है वो है ये भाई साहब। कौन है ये भाई साहब, तो ये भाई साहब है भैया भारत के, क्या ये है भाई साहब है भारत के केग। क्या है ये, भारत का संविधान का, पढ़ा चुका हूं दोस्तों, भारत का संविधान का आर्टिकल नंबर 148, आर्टिकल नंबर 148 किसको लेके है, किससे रिलेटेड है। केग का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत सरकार के सारे हिसाब किताब कौन रखता है, केग रखता है। आ गई ना कहानी समझ। तो भारत के जो केग हैं वो कौन है वर्तमान में, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है, यही है गिरीश चंद्र मुर्मू। आ गई ना कहानी समझ। तो ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू जो केग हैं भारत के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, इनको वापस से विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है, इसने वापस से क्या चुना है, अपना बाहरी लेखा परीक्षक, एक्सटर्नल ऑडिटर। आ गई ना कहानी समझ में दोस्तों। कितने वर्ष के लिए चुने गए हैं, 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के, 4, 2024 से तो कब तक रहेंगे, 27 तक। कब तक रहेंगे, आ गई दोस्तों कहानी समझ में। तो हमारे लिए बहुत मजबूत बात है कि भारत के जो लोग हैं उनकी विश्वसनीयता बढ़ रही है दूसरे देशों में, दूसरे संगठनों में,
लोगों में, है ना, सब दूर भारत की जो विश्वसनीयता वो बढ़ रही है। भारत के लोगों को बहुत महत्वपूर्ण पदों पे नियुक्त किया जा रहा है दुनिया में। ये भी हमारे लिए बड़े ही फख्र की बात है कि भारत का जो केग है, भारत का जो कंट्रोलर है, ऑडिटर जनरल है, वो किसको भी ऑडिट करने का काम करेगा बाहर। कौन को ऑडिट करने का काम करेगा? WHO को। आ गई ना दोस्तों कहानी समझ में? इसको बाद ऑडिट करने का मतलब क्या होता है? अकाउंट की जानकारी लेना, उसका पूरा हिसाब किताब देखना। आगे क्लियर दोस्तों होने तो याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाँ बहुत जोरदार, जिसका कि विशाल को बड़ा इंतजार था कि ये पॉइंट कब आएगा, है ना। IPL 2023, हालांकि IPL 2023 पे हम एक पूरा का पूरा वीडियो बना चुके हैं। अभी बनाया था 2-3-4 दिन पहले, मेरे ख्याल से देखा भी होगा आप लोगों ने। IPL 2023 के अलग अलग जो अवार्ड्स मिले हैं वो सबको पता होंगे और तमाम जानकारी इसके बारे में मैं करा चुका हूँ। क्या आप मेरे साथ एक बार टेली कर सकते हैं उस जानकारी को? रैपिड फायर टाइप से। रैपिड फायर का मतलब है सटाक से आंसर देना। दोगे सटाक से आंसर? तैयार हो? शुरू करें? चलिए ठीक। कितना आप सेकंड्स में क्विक आंसर देते हैं मेरे प्रश्नों को सुन के? ठीक है, मैं यही खड़े ताकि, हाँ शुरू करूं। IPL का फुल फॉर्म क्या है? IPL का ये कौन सा संस्करण था 2023 में? 16वां था। IPL का विजेता कौन बना इस बार? CSK, चेन्नई सुपर किंग। इसका कप्तान कौन था? CSK ने फाइनल में किसे हराया है? गुजरात टाइटंस का कप्तान कौन था? हार्दिक पांड्या, जिसको हराया है। ठीक है दोस्तों, इस बार जो ऑरेंज कैप है, जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को मिलती है, किसको मिली है? शुभमन गिल ने कितने रन बनाए हैं इसमें? 890 रन, है ना। और जो पर्पल कैप है, जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को मिलती है, किसको कौन बना है? मोहम्मद शामी को मिली। मोहम्मद शामी ने कितने विकेट लिए? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन रहा? यशस्वी जायसवाल। किस टीम का था? राजस्थान। यशस्वी जायसवाल ने सारे IPL के सीजन में सबसे तेज 50 बनाई। कितने बोलों में छक्के 50 रन बनाए हैं? 13 बोलों में 50 रन बनाए। ठीक है दोस्तों, सब मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है इस सीजन का? शुभमन गिल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है। CSK के कौन से खिलाड़ी ने फाइनल के बाद संन्यास लिया? किसने लिया है? अंबाती। इस बार BCCI ने, और एक जो कि IPL का स्पॉन्सर था, IPL का स्पॉन्सर कौन था? टाटा। BCCI और टाटा ने लास्ट का जो पावर ऑफ था उसमें 4 जो मैच हुए, 2 क्वालिफायर, एक जो है आपका बाहर होने वाला जो एक राउंड था और दूसरा जो फाइनल हुआ, इन 4 मैचों में एक डॉट बॉल की जगह पे दूसरा रूल लेके आए थे। डॉट बॉल की जगह पे क्या लगाने का फाइनल किया था? एक डॉट बॉल पे कितने ग्रीन ट्री? 500 ग्रीन ट्री लगाने का फाइनल किया था, है ना दोस्तों। तो ये थी IPL की सारी बातें, बता चुका हूं पुराने वीडियो में। ठीक है, चलिए IPL 2023 इस बार कितनी टीमें थी? 10 टीमें थी। जीता कौन भैया? चेन्नई सुपर किंग। कोई और कुछ पॉइंट तो नहीं बता विशाल? सारे हाँ भैया, इस बार जो फाइनल का मैन ऑफ द मैच कौन रहा? डेवॉन कॉनवे फाइनल का मैन ऑफ द मैच रहा है ना। इसको आप याद रखेगा, ये चीज का रखेगा, है ना। इस IPL में सबसे ज्यादा छक्के लगे हैं। कितने छक्के लगे हैं? 1124 छक्के लगे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे हैं? ठीक है दोस्तों, डुप्लेसी ने। किसने मारे हैं? डुप्लेसी ने। बहुत जोरदार। ठीक है, यही सारे प्रश्न हैं जिनमें से कि अभी 2-1 महीने की जो परीक्षा होंगी ना, उनमें डेफिनेटली प्रश्न आएंगे। आगे कहानी समय याद करिए बढ़िया तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में, अच्छा, और इसका जो वीडियो है वो पड़ा हुआ है ना, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा सारी जानकारी को, है ना। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? हु हैज बीन सॉन इन एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो देखो क्या है, सतर्कता आयोग, सतर्कता आयोग यानी कि विजिलेंस कमीशन, विजिलेंस कमीशन। भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इन विभागों में काम करने वाले जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उन अधिकारी कर्मचारियों पे लगाम कसने के लिए, भ्रष्टाचार ना हो इसको रोकने के लिए एक समिति ने सिफारिश की। उस समिति का नाम था संथानम समिति। कौन सी समिति? संथानम समिति ने बोला कि भैया एक विभाग बनाइए जो सतर्क रहे हमेशा विभाग के प्रति, भारत सरकार के जितने भी विभाग, ताकि कोई भ्रष्टाचार किसी प्रकार का ना हो। आगे ये ना कहानी समझ। इस संथानम समिति की सिफारिश पे कौन सा आयोग बना? कब बना?
1964 में। कब बना? क्लियर? अब रेल प्रश्न आता है, संथानम समिति किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? सतर्कता आयोग की स्थापना से। आ गई कहानी समझ में? सतर्कता आयोग, विजिलेंस कमीशन कब बना? ठीक है। अब इस सतर्कता आयोग में एक होता है आयुक्त, जो मुखिया होता है, जो को क्या कहलाता है? वो केंद्रीय सतर्कता यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ये कौन बना है? ये भाई साहब बने जो दिख रहे हैं आपको, है ना। और आप इसी से आकलन कर लेना कि शपथ कौन दिला रहा है, कितना महत्वपूर्ण होगा ये पद। आगे ना कहानी समझ, राष्ट्रपति शपथ दिला रहा है। ठीक है, ये है भाई साहब कौन? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है ये क्या बना है? भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयोग, है ना। ये जो सतर्कता आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी? 1900, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस। इसके बारे में भी हमने पिछली बार बात की थी कि अभी उत्तराखंड की से लेकर तो दिल्ली तक के लिए चली थी एक ट्रेन। वंदे भारत की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड के किस शहर से? देहरादून। देहरादून से दिल्ली में चली थी, याद है आपको? बता चुका हूँ। तो वंदे भारत एक्सप्रेस, बहुत सारी बातें इसकी पहले मैं बता चुका हूँ। पहले इसको क्या बोलते थे? वेरी गुड, क्या बोलते थे? ट्रेन 18। 2019 से इसकी शुरुआत हुई, ट्रेन 18 इसको आया था। इसका निर्माण कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF, कहाँ? चेन्नई में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका निर्माण हो रहा है। दोस्तों देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। क्या बताता हूँ? पता है क्या हो रहा है? फैक्ट बताता हूँ। 4 दिन में एक ट्रेन बन रही है रोज, हर 4 दिन में। कितने दिन में? हर 4 दिन में एक ट्रेन बन रही है भारत सरकार की तरफ से। हर 4 दिन में एक ट्रेन बन रही है। और टारगेट है, लक्ष्य है आने वाले समय में कि 15 दिन में 10 ट्रेन बनाने का। कितना? 15 दिन में 10 ट्रेन। सरकार का टारगेट है कि वंदे भारत जो एक्सप्रेस है, ट्रेन है ये ट्रेन को लगभग 250 ट्रेन, कितनी ट्रेन? जो लगभग सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में होंगी। 250 ट्रेन अभी इस माह, ये कौन सा माह है? जून 2023 तक, मतलब इस माह तक, इस माह के कंप्लीट होने तक भारत के हर हिस्से में, हर राज्य को किससे जोड़ देने से है? वंदे भारत एक्सप्रेस। देश की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन से 180 किलोमीटर पर आवर बताई थी मैंने आपको, मगर वो 180 से चलती नहीं है, 150-160 की स्पीड चलती है, क्योंकि बीच में जानवर वगैरह या है ना ट्रैफिक वगैरह बहुत सारी चीज़ होती है, इसलिए नियंत्रित होकर उसको चलाते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस। आगे दोस्तों, देश की स्वदेश ट्रेन है। टारगेट क्या है इनका? इनका टारगेट ये है कि जब 250 ट्रेनें भारत में चलने लग जाएंगी, 250 ट्रेनें जब भारत में चलने लग जाएंगी इस जून के माह में सभी राज्यों में, तो फिर करेंगे इसका क्या? निर्यात। क्या करेंगे? यानी कि एक्सपोर्ट। आगे गाने सुनिए, विदेशी देशों में इसका निर्यात करेंगे। भारत बहुत ताकतवर हो चुका है, होता जा रहा है। आगे कहानी समझ में दोस्तों, है ना। ये जो 70 साल, 80 साल, 70-75 साल रहे ना हमारे, ये 70-75 साल जो है भारत के, ये बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। बहुत काम किया 70-75 साल ने, हर सरकार ने काम किया दोस्तों, याद रखेगा। आगे कहानी समझ में, नए देश की आज़ादी 1947 से लेकर अब तक देश में काम हो रहा है, हर सरकार काम कर रही है। ये अलग चीज़ है कि हर सरकार में, हर जगह पे कोई ना कोई गलत व्यक्ति होता है। हमारे घरों में भी होता है ऐसा, परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सरकारें काम नहीं करती, है ना। सरकारों ने काम किया तब जाके हम इतने ज़्यादा स्टेबल हो पाए हैं, अब जाके। आरी कहानी समझे कि आज हम एक्सपोर्ट करने की दम रख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ये कहाँ चली है? पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर का मतलब क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स आती हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, असम, है ना, ये जो आते हैं, इन स्टेट्स की बात चल रही है। तो इन स्टेटों में इनके लिए, पूर्वोत्तर के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए पहली वंदे भारत, इसकी शुरुआत हुई है गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी। ठीक है, तो ये जलपाईगुड़ी जो है ना, ये कहाँ है? तो गुवाहाटी कहाँ है? असम। कहाँ है? और ये जो है ना, ये है आपका पश्चिम बंगाल। कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। आगे ना कहां से, इन दोनों के बीच में ट्रेन चली है अभी, पूर्वोत्तर की पहली ट्रेन। पूर्वोत्तर की पहली ट्रेन कहाँ चली वंदे भारत? गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी, यानी कि असम से पश्चिम बंगाल के बीच में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको हरी झंडी दिखाई है 29 मई को, याद रखें। ठीक है दोस्तों, क्लियर? ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। अगला नेक्स्ट चीज़ है, किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? तो इन्होंने जीता है, कोई पहचानता है इनको? कौन है? हाँ, वेरी गुड। कौन है भैया ये? तो ये है HS प्रणय। कौन है ये?
HS प्रणय। ठीक है, याद रखिएगा। मलेशिया मास्टर 2023 किसने जीता है? HS प्रणय। अब एक और प्रश्न है मेरा, लास्ट प्रश्न है, HS प्रणय भारत के किस राज्य से है? कहाँ से? मजाक कर रहा था। कहाँ से? केरल से। कहाँ से? केरल के HS प्रणय जो है वो भारतीय शटलर हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, दिख ही रहा होगा आपको यहाँ पे, है ना। और इन्होंने अभी कौन सा खिताब जीता है? मलेशिया मास्टर्स का। आगे दोस्तों कहानी समझो, ठीक है। तो दोस्तों साथियों, ये था इस वीक का टॉप 10 करंट अफेयर, है ना। इस सप्ताह की 10 सबसे प्रमुख घटनाएं, सबसे महत्वपूर्ण करंट, जो कि परीक्षाओं में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, है ना। और यूट्यूब वालों से कहना चाहूँगा भैया सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि निर्मल मेरे से बहुत बार बोल चुका है कि सर आप बोला तो करो कम से कम, है ना। तो निर्मल ठीक है, तूने कर रखा सब्सक्राइब, शेयर वेयर करता है, देखता है, ठीक। तो जब यही देख लेता है फिर क्या बचा, है। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया, और शेयर वेयर भी कर लेना, कल तक आ जाएगा वीडियो, ठीक है।